हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। जहां मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि और कोगुलेशंस का मतलब होता है स्कंदन। स्कंदन की क्रियाविधि, ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे कि किसकी कोगुलेशन की क्रिया विधि के बारे में बात करनी है। अगर नया स्टूडेंट आप तो है ही है, बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में गए हैं, तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस अधूरी टॉपिक को जो है पूरा कर दिया है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, यानी जो ब्लड होता है उसका स्कंदन की क्रिया विधि। ये जो आप कोगुलेशन वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब होता है स्कंदन। तो इसको कैसे बताएंगे? इसका मतलब होता है कि जो ब्लड का जो थक्का जम रहा है उसकी क्रिया विधि क्या होती है, या कह सकते हैं कि ब्लड के स्कंदन की क्रिया विधि के बारे में बताइए, या ब्लड के जो है थक्का जमने की क्रिया विधि के बारे में बताइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दी गई है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशंस के बारे में। ये क्या होता है देख लेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इट इज ए प्रोडक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ये कह रहा है कि ये हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, एक सुरक्षात्मक क्रिया विधि है। विच occurs मतलब जो पाई जाती है टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग अपॉन इंजरी। ये कह रहा है कि जब आपको इंजरी होती है या आपको जब चोट लगती है तो उस दौरान जो अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, जो खून का बहाव हो रहा है, उसको रोका जाता है किसके द्वारा? कागुलेशन मैकेनिज्म के द्वारा, यानी कि स्कंदन क्रिया विधि के द्वारा। ये तो बात हो गई थोड़ी सी कि मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशंस के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे इसकी प्रक्रिया जो है वो कैसे चलती है इसके बारे में देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन इज प्राइमरली, ये कह रहा है कि जो ब्लड कोगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है इज प्राइमरली, मुख्य रूप से कंप्लीटेड इन थ्री स्टेज। ये कह रहा है कि जो ब्लड कोगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से 3 स्टेज में जो है पूरा होती है। आगे बात करेंगे इसमें और क्या-क्या इन्वॉल्व होता है। विटामिन के, कैल्शियम आयन एंड सेवरल क्लोटिंग फैक्टर आर एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस। ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया में विटामिन के, कैल्शियम आयन और विभिन्न प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ब्लड कोगुलेशन के प्रोसेस में। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि सेवरल क्लोटिंग फैक्टर। ये क्या होता है? इसमें जो है विभिन्न प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, लगभग जो है 12। ये 12 जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो इस जो है कोगुलेशन मैकेनिज्म को जो है पूरा करते हैं, या कह सकते हैं इस प्रक्रिया को, यानी कि ब्लड कोगुलेशन की प्रक्रिया को जो है पूरा करते हैं या हेल्प करते हैं। तो ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या चीज होते हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा सा कंफर्म कर लें, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे बुक में जो है जब आप पढ़ेंगे, जैसे ठाकुर प्रसाद की टीपी या नेट के माध्यम से, तो जो आपको ये जो कोगुलेशन ऑफ मैकेनिज्म की जो प्रक्रिया है उसको जो है फैक्टर के रूप में लिखकर जो है समझाया गया है। तो हमने यहाँ फैक्टर नहीं लिखा है। कैसे नहीं लिखा है? देखिए, फैक्टर जब लिखेगा, हम आपको बता दे रहे हैं कैसे लिखेगा। देखिए, लिखेगा कि फैक्टर, एग्जाम्पल के तौर में बता रहे हैं, फैक्टर फर्स्ट, या लिखेगा फैक्टर फैक्टर सेकंड। ये जो फैक्टर फर्स्ट या सेकंड ऐसे करके जो है आपको जो है वो ब्लड के कोगुलेशन के प्रोसेस को बताएगा, जो है समझाएगा बुक में जो है। लेकिन हमने ये फैक्टर फर्स्ट सेकंड ना लिखकर ये बताया है कि ये फैक्टर फर्स्ट, इसका क्या ये नाम क्या होता है, फैक्टर फर्स्ट का या फैक्टर सेकंड का या फैक्टर जो है थर्ड का। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। देखिए, यहाँ हमने लिखा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये फैक्टर थर्ड को इंडिकेट करता है। याद रखिएगा, या तो आप नाम लिखकर जो है इस थ्योरी को समझाइए, या ऐसे जो है फैक्टर को रोमन अंक में लिखकर जो है इस थ्योरी को समझा सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अरे सर जी ये क्या लिख दिए हैं,
यहाँ तो लिखा है फैक्टर फर्स्ट सेकंड मिलकर फैक्टर फोर का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, हमने यहाँ फैक्टर जो जो नंबर 1 2 ऐसे नहीं लिखा है, हमने इस फैक्टर का नाम ही लिख दिया है कि ये देखिए ये मिलकर ये बनाते हैं। आप हम इसके बारे में इस फैक्टर ये फैक्टर फर्स्ट सेकंड और इसका नाम और इसका कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, एक लास्ट में जो है जब हम इसको पढ़ा के कंप्लीट करेंगे मैकेनिज्म को, तो लास्ट में जो है आपको एक चार्ट के द्वारा जो है बता देंगे फैक्टर क्या होता है, इस फैक्टर का नाम क्या होता है और इसकी विशेषता क्या होती है। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। फैक्टर के जो है जो नंबर है उसके द्वारा नहीं, जो फैक्टर के जो नाम होते हैं उसके द्वारा जो है हम जो है ब्लड के कोagulation मैकेनिज्म जो है समझते हैं। तो बात करेंगे फर्स्ट इसमें देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन जो है कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, देखेंगे चलिए। कह रहा है कि दिस प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड थ्रू टू पैथवे। ये कह रहा है कि यह जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है शुरू होती है वो दो पैथवे के द्वारा होती है। ये दो पैथवे के द्वारा ही जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स का निर्माण होता है। कैसे होता है देखेंगे। फर्स्ट जो पैथवे है वो होता है एक्सट्रेंसिंग पैथवे। देखेंगे इसमें क्या होता है, दिस इज एक्टिवेटेड व्हेन टिश्यू आउटसाइड द ब्लड वेसल आर इंजर्ड। ये कह रहा है कि ब्लड वेसल्स के बाहर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, ब्लड वेसल्स के बाहर जो टिश्यू पाए जाते हैं जब वो इंजर्ड हो जाते हैं तो वे इंट्रेंसिक पैथवे जो है स्टार्ट होता है या उसी को इंट्रेंसिक पैथवे कहते हैं। नेक्स्ट पैथवे के बारे में बात करेंगे, वो होता है इंट्रेंसिक पैथवे। इसमें क्या होता है, दिस इज एक्टिवेटेड मतलब यह कब जो है सक्रिय होता है, व्हेन जब द ब्लड इटसेल्फ जो ब्लड होता है स्वयं कम्स इनटू कांटेक्ट विथ डैमेज सरफेस ऑफ ब्लड वेसल। ये कह रहा है कि जब ब्लड वेसल का जो सरफेस होता है जब डैमेज होता है उसके संपर्क में जब ब्लड जो है स्वयं जो है उसके संपर्क में आता है। कह रहा है कि जब ब्लड वेसल का सरफेस डैमेज हो जाता है तो ब्लड जो होता है स्वयं उस डैमेज के संपर्क में जब आता है तो ये जो पैथवे होता है इंट्रिंसिक पैथवे एक्टिवेट हो जाता है या इसी को जो हम लोग इंट्रिंसिक पैथवे कहते हैं। तो इन दोनों ही पैथवे के परिणाम स्वरूप या कह सकते हैं इन दोनों ही पैथवे के अंत में जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स का जो है निर्माण होता है। कैसे होता है देख लेंगे। एज सुन एज ब्लड वेसल इज डैमेज। ये कह रहा है कि जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होती है द इंजर्ड टिश्यू। ये क्या कह रहा है कि जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होती है या जो है टिश्यू जो है इंजर्ड होते हैं या घायल होते हैं तो क्या होता है, एंड प्लेटलेट रिलीज ए सब्सटेंस। जो प्लेटलेट्स होता है वो एक सब्सटेंस को रिलीज करता है। यहाँ पर रोकेंगे और एक जानकारी देंगे। देखिए अगर ब्लड वेसल अगर डैमेज हो रहा है तब जो है इंट्रेंसिक पैथवे एक्टिवेट हो जाता है। अगर टिश्यू डैमेज होता है इंजर्ड होता है तो इंट्रेंसिक पैथवे एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन भल चाहे जो भी डैमेज हो इन दोनों ही वजहों से जो है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स का निर्माण होता है, चाहे टिश्यू डैमेज हो चाहे ब्लड डैमेज हो उनसे जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का ही निर्माण होगा। कैसे होगा यहाँ देख लेंगे। एंड प्लेटलेट रिलीज ए सब्सटेंस। जो प्लेटलेट्स होता है वो एक सब्सटेंस को रिलीज करता है। ये प्लेटलेट्स क्या होता है, ये एक प्रकार की सेल होती है जो ब्लड के कोगुलेशंस में जो है भाग लेती है। कैसे देखेंगे, कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो प्लेटलेट्स होता है वो एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम लोग जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, या यहीं पर आप लिख सकते हैं कि फैक्टर थर्ड जो है वो रिलीज होता है। आगे बात कर लेंगे क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ये कह रहा है कि जो है कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, ये कैल्शियम आयन किस फैक्टर नंबर को इंडिकेट करता है, हमारे समझ से 4 या 5 को जो है इंडिकेट करता होगा। तो कह सकते हैं कि ये जो देखिए इसको लिखने का कैसे तरीका है, या तो आप जो है इस नाम से लिख सकते हैं या यहाँ पर जो है फैक्टर जो है नंबर यूज करके। कैसे लिखेंगे कि प्लेटलेट्स जो होता है एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन
कहते हैं या कोष्टक में लिख सकते हैं कि फैक्टर थर्ड होता है या फैक्टर थर्ड जो है, तो ये क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में लिख सकते हैं कि फैक्टर 4 या 5, मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन सा ये फैक्टर है, जो भी होगा लिख देंगे इस फैक्टर के प्रेजेंस में, यानी कि जब ये फैक्टर जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, दिस फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन, तो एक जो है जटिल एंजाइम्स का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है होता है, ये भी एक फैक्टर को इंडिकेट करता है। हम तालिका में आपको बता देंगे कि कौन सा फैक्टर को ये इंडिकेट करता है किस नंबर के। राइट, ये बात हो गई प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स के बारे में। तो नेक्स्ट स्टेज में देख लेते हैं क्या होता है, कन्वर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में जो है कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट द इनएक्टिव प्रोटीन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, जो इनएक्टिव प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, राइट। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, जो ये कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव प्रोटीन जो होती है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन, किस कहा, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्लड। ये जो इनएक्टिव जो हमारी प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ये पहले से ही ब्लड में जो है मौजूद होती है। तो क्या करता है ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इसको कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है बात करेंगे, इनटू एक्टिव, किसमें, सक्रिय में, किसमें, थ्रोम्बिन में, यानी ये सक्रिय थ्रोम्बिन में जो है एक्टिवेट कर देता है। कौन, थ्रोम्बिन एक्टिवेटर। आगे बात करेंगे क्या होता है, दिस प्रोसेस, यह जो प्रक्रिया होती है, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। यह जो प्रक्रिया होती है वो कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में होती है। तो हमने बात कर लिया इस दूसरे स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज के बारे में देखते हैं क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। कैसे जो है फाइब्रोजन से जो है फाइब्रिन का निर्माण होता है देखेंगे। फाइनली, मतलब जो है अंत में या अंतिम रूप में जो है, द एक्टिव थ्रोम्बिन एक्ट अपॉन फाइब्रिनोजन। जो एक्टिव थ्रोम्बिन होता है, ये देख रहे हैं ना, जो एक्टिव थ्रोम्बिन होता है वो एक्ट अपॉन, वो काम करता है फाइब्रिनोजेंस पर। तो क्या होता है, ए सॉल्युबल प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। ये एक जो है एक सॉल्युबल प्रोटीन होती है जो ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। अगर आप जो है ध्यान पूर्वक पढ़े होंगे हमारे जो है लेक्चर को, हमने जब पढ़ाया था ब्लड का कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तब वहां पर आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से जाने होंगे कि ये जो फाइब्रिनोजन होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ही कह रहा है कि जो एक्टिव थ्रोम्बिन होता है एक्ट अपॉन फाइब्रिनोजन। जो एक्टिव थ्रोम्बिन होता है वो फाइब्रिनोजन के ऊपर काम करता है। और ये फाइब्रिनोजन कहाँ होता है, सॉल्युबल प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। ये जो फाइब्रिनोजन होता है वो सॉल्युबल प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। आगे बात करेंगे, थ्रोम्बिन कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। ये जो थ्रोम्बिन होता है, जो सॉल्युबल जो हमारी प्रोटीन होती है जिसको फाइब्रिनोजन कहते हैं, इसको कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन्स में। ये तो बात हो गई इस स्टेप के बारे में। नेक्स्ट स्टेप के बारे में देखते हैं क्या होता है, वह है फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट, यानी थक्के का निर्माण। कैसे होता है देख लेंगे। दीज फाइब्रिन, ये जो फाइब्रिन होती है, थ्रेड स्प्रेड, ये जो फाइब्रिन जो धागा होता है, स्प्रेड मतलब फैल जाता है ओवर द इंजर्ड एरिया। जहां घाव लगा होता है वहां पर ये जो फाइब्रिन धागा होता है वो फैल जाता है। तो क्या होता है, आर लाइक ए मेस नेट। वो कैसा दिखाई देगा, एक जाल की तरह दिखाई देता है। मछली फंसाने वाला आप जाल देखे ना, ठीक वैसे ही ये जाल के रूप में जो है दिखाई देता है। आगे बात करेंगे, ब्लड सेल सच एज, मतलब ब्लड सेल, कौन कौन से ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल,
जो होता है हमारा WBC, एंड प्लेटलेट गेट ट्रैप्ड विद इन दिस मेश। ये कह रहा है कि जो हमारे ब्लड सेल होते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये जो है इस नेट के द्वारा, इस मेश के द्वारा जो है ट्रैप्ड कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं इसके अंदर। तो क्या होता है, इवेंचुअली मतलब अंततः, दिस फॉर्म मतलब ये एक रूप का निर्माण करते हैं, ए सॉलिड मास मतलब ये एक सॉलिड मास का जो है रूप तैयार करते हैं। तो एक क्लोट जिस कार्ड एक क्लोट, जिसको हम लोग जो क्लोट कहते हैं, थक्का कहते हैं, क्या होता है, विच स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड बह रहा होता है उसको ये क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशंस के बारे में। लेकिन अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। अभी तो हमके जो है ये जो हमने हमने अभी आपको बताया था कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं इनके रोमन अंक में, और इनका क्या नाम होता है, और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनकी जो मुख्य विशेषता होती है वो क्या होती है, इसके बारे में बात करना है। प्लीज अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। हमने तो अब तक पूरी तरीके से आपको बता दिया कि जो कोगुलेशन की जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है। आप एग्जाम में बस इतना ही लिखेंगे पर्याप्त है। वो जो तालिका आपको हम बना दे रहे हैं, पढ़ाएँगे तालिका के बारे में, वो तो आपको हेल्प करेगी कि आप जो है कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ कि हाँ यार, कि जो है मैकेनिज़्म जो है लिखा गया है फैक्टर फर्स्ट सेकंड में और सर जी पढ़ा रहे हैं जो है इस तरीके से थ्रोम्बिन या फिर जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के रूप में। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम जो है उस तालिका के बारे में जो है बात करेंगे। प्लीज़ अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। हेलो, 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 हेलो। तो चलिए बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन में जो फैक्टर भाग लेते हैं उनको जो हम लोग जो है चार्ट के द्वारा बात करेंगे। इस चार्ट में बात करेंगे पहले फैक्टर नंबर 1 2, फिर उसके बाद बात करेंगे इस फैक्टर का क्या नाम होता है, और फिर बात करेंगे कि ये जो फैक्टर होता है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो मुख्य विशेषता होती है उसके बारे में। तो चलिए इसमें देखते हैं फैक्टर फर्स्ट को हम लोग जो है फाइब्रिनोजन के नाम से जानते हैं, और इसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो है इट फॉर्म द मेन फाउंडेशन ऑफ द क्लॉट। ये कह रहा है जो क्लॉट होता है उसके मुख्य रूप का ये जो है आधार होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फैक्टर सेकंड, इसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। इसकी कौन सी विशेषता होती है, इट कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन टू फॉर्म फाइब्रिन। ये कह रहा है जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन्स में। नेक्स्ट के बारे में देखते हैं फैक्टर थर्ड, ये होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखेंगे इसका क्या कौन सा काम होता है, इनिशिएट एक्सट्रेंसिंग पैथवे। ये जो एक्सटेंसिंग पैथवे होता है इसको जो है शुरुआत करता है कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो फैक्टर होता है थर्ड। नेक्स्ट की बात करेंगे फैक्टर फोर्थ, ये होता है कैल्शियम। ये कौन सा काम करता है, इट इसेंशियल मतलब ये महत्वपूर्ण होता है को फैक्टर। ये जो है को फैक्टर होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है इन ऑलमोस्ट ऑल क्लोटिंग फैक्टर। जो सभी क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उसमें ये सबसे जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कोफैक्टर होता है कैल्शियम। नेक्स्ट की बात करेंगे फैक्टर 5 के बारे में जिसका नाम होता है प्रोसेलेरिन। देखेंगे इसमें जो है इसका कौन सी विशेषता होती है मुख्य, इट हेल्प एक्टिवेट फैक्टर। ये क्या करता है, ये जो फैक्टर होते हैं उनको जो है एक्टिवेट करने में जो ये जो है मदद करता है। नेक्स्ट होता है फैक्टर 7, इसमें फैक्टर 6 नहीं होता है, इसमें होता है फैक्टर 7। इसका नाम होता है प्रोकन्वर्टिन। देखेंगे क्या कौन सा काम करता है, इट इज इम्पोर्टेंट इन एक्सटेंसिंग पैथवे। ये जो एक्सटेंसिंग पैथवे होता है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट होता है फैक्टर हमारा जो है 8। इस ये कौन सा होता है, इसका क्या नाम है, वो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। देखेंगे इसका कौन सा काम होता है, इट्स डिफिशिएंसी। ये कह रहा है अगर इसकी कमी हो जाती है तो काज हीमोफीलिया ए, तो इसके कारण जो है हीमोफीलिया ए हो जाता है। ये हीमोफीलिया ए जो होता है वो एक आनुवांशिक डिसीज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड का क्लोटिंग नहीं जमता है उस पेशेंट में।
तो नेक्स्ट की बात करेंगे फैक्टर जो है अपने नाइन्स के बारे में। इसका नाम होता है क्रिसमस फैक्टर। ये कौन सा काम करता है? इट डिफिशियंसी, अगर इसकी कमी हो जाती है, काज हीमोफीलिया बी, जिसके कारण हीमोफीलिया बी हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें फैक्टर जो है 10 के बारे में, वो है स्टूवर्ड प्रोवर फैक्टर। स्टूवर्ड प्रोवर फैक्टर, ये इसका कौन सा काम होता है? इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कॉमन पैथवे। जो कॉमन पैथवे होता है वो उसका जो है ये सेंट्रल पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट होता है। कौन? ये स्टूवर्ड प्रोवर फैक्टर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें फैक्टर, वो होता है कौन सा? 11। इसका क्या नाम होता है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेंटर्स। देखेंगे ये कौन सा काम करता है? इट इज इंपॉर्टेंट इन द इंट्रेंसिंग पैथवे। ये इंट्रेंसिंग पैथवे में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट फैक्टर है 12। इसका क्या नाम है? हैगमैन। हैगमैन ये कौन सा काम करता है? इट इज एक्टिवेटेड इमीडिएटली। ये जो है तुरंत एक्टिवेट होता है अपॉन कांटेक्ट विथ ब्लड। ये जैसे ही ब्लड के संपर्क में आता है ये तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। और हमारा जो लास्ट फैक्टर है 13 वो है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग। देखेंगे इसका कौन सा काम होता है? स्ट्रेंथनेस द फाइब्रिन स्ट्रेंथ टू फॉर्म ए स्टेबल क्लॉट। ये क्या करता है? ये स्ट्रेंथनेस, जो फाइब्रिन के जो स्ट्रेंथ्स होते हैं, जो धागे होते हैं, उनको जो है ये स्ट्रेंथनेस यानी मजबूती प्रदान करता है टू फॉर्म ए स्टेबल क्लॉट, ताकि जो हमारा क्लॉट है, जो थक्का है, वो स्टेबल बना रहे, अस्थायी रूप से जो है बना रहे, टूटे नहीं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशंस के बारे में, ताकि अगर आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। किसके कोगुलेशन के बारे में बात करना है? ब्लड के ही बारे में। तो हमने इसके बारे में जो है कंप्लीट रूप से आपको बता दिया, और ये भी बता दिया चार्ट के द्वारा, ये जो फैक्टर होते हैं उन फैक्टर के नंबर, उनके नेम और उनकी जो मुख्य विशेषता के बारे में। आप चाहें तो आप अपने जो है थ्योरी में इस फैक्टर का यूज करके, उसके नंबर का यूज करके लिख सकते हैं, या फैक्टर के जो नेम होते हैं उनका यूज करके जो है आप मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को जो है लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है इस टॉपिक को जो है यहीं पर जो है कंप्लीट कर दिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और ये बताइएगा कि आप जो है कहाँ के रहने वाले हैं और किस कॉलेज से जो है आप फार्मेसी कर रहे हैं। अगर आपको फार्मेसी में कोई भी दिक्कत लगती है तो आप हमको जो है कमेंट करिए। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर जो है प्रोवाइड करूंगा, और जो है सारे जितने कंफ्यूजन होंगे फार्मेसी के सब दूर कर दूंगा, और आपके लिए जो है ऑनलाइन क्लास भी लूंगा, और आपको जो है बेहतर तरीके से जो है आपका मार्गदर्शन करूंगा, ताकि आप फार्मेसी में एक अच्छे फार्मासिस्ट जो है बन सकें।